नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं पोल साइंस की। पोल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम पोल साइंस को पढ़ने वाले हैं। पोल साइंस बेसिकली हम बात करेंगे पोल साइंस के सबसे पहले सिलेबस की, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का पेपर हो चुका है और आप लोगों ने उम्मीद से अच्छा किया होगा, क्योंकि आपका पेपर अच्छा रहा होगा ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि कुछ कृपा आप लोगों की रही होगी और कुछ कृपा पड़ोसी की रही होगी। पड़ोसी का तो मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे इस बात की उम्मीद के साथ हम सेकंड टर्म के पेपर की स्टार्टिंग आज से करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो सेकंड टर्म में पोल साइंस में क्या आने वाला है, ठीक है। पोल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है पहले उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। देन उसके बाद आज की क्लास में किस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम बेटा कि आपके पास पोल साइंस में दो किताबें हैं। कितनी किताबें क्या है बच्चों? दो किताबें हैं, ठीक है। एक पहली किताब है जिसे समकालीन विश्व राजनीति के नाम से आप जानते हैं। दूसरी किताब को स्वतंत्र भारत की राजनीति के नाम से जाना जाता है। ये दोनों किताबें अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में बात करती हैं। एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करती है तो एक इंडियन पॉलिटिक्स की बात करती है। एक विश्व राजनीति की बात करती है तो एक भारतीय राजनीति की बात आपकी करती है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सेकंड टर्म में जो आपका पोल साइंस का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। सेकंड टर्म में पोल साइंस का जो सिलेबस रहने वाला है तो वो आपके पास दो किताबें हैं। पहली किताब का नाम हम शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख रहे हैं, विश्व राजनीति, और दूसरी किताब का नाम है भारतीय राजनीति। आम भाषा में इसे हम सेकंड बुक कहते हैं और इसे फर्स्ट बुक कहते हैं। फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 आ रहे हैं आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर आपकी बात करें तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 आ रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ही निशान होगा कि चैप्टर नंबर 4 क्या है, चैप्टर नंबर 5 क्या है, चैप्टर नंबर 9 क्या है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वह है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आपके चैप्टर नंबर 4 का नाम है ये। चैप्टर नंबर 5 का है समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर नंबर 9 का नाम है वैश्वीकरण। ये वो तीन चैप्टर हैं जो आपके फर्स्ट बुक से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं ये? फर्स्ट बुक से आ रहे हैं। फर्स्ट बुक में टोटल आपके तीन चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। क्लियर? चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9। यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि ये सारे चैप्टर आपको अब पढ़ने होंगे। पहले क्या था कि ओवरऑल तौर पे अगर देखा जाए थोड़ा बहुत पढ़कर आप अपना काम चला रहे थे, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म टोटली एमसीक्यू था। अब सेकंड टर्म आपका टोटली क्या हो चुका है? सब्जेक्टिव हो चुका है, जहाँ क्वेश्चन और आंसर आपको देना है। अब कुछ बच्चों की कंसेप्ट रहते हैं कि पहले भी हम रामायण लिखते थे, आज भी रामायण लिखेंगे और कल भी रामायण लिखेंगे, तो इसे पढ़ना नहीं कहते। आपसे पूछा गया क्वेश्चन और आपको आंसर लिखना, आंसर लिखने के लिए पढ़ना होगा। तो तीन आपके चैप्टर हैं फर्स्ट बुक से जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीन चैप्टर आपके सेकंड बुक में है। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 5 का आपका जो नाम है वो नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। चैप्टर नंबर जो 6 है आपका वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर नंबर 9
जो है आपका वह है भारतीय राजनीति और नए बदलाव। भारतीय राजनीति और नए बदलाव। सेकंड बुक में आपके ये 3 चैप्टर हैं। ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो सेकंड टर्म में आपको टोटल 6 चैप्टर फेस करने, 6 चैप्टर पढ़ने हैं और इन 6 चैप्टर के बेसिस पर आपसे 40 मार्क्स की वेटेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी। लग रहा है कि सेकंड टर्म काफी आसान रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर में इन्वॉल्व होते जाएंगे, ये जो आपको 6 चैप्टर लग रहे हैं ये 12 चैप्टर भी बन जाएंगे आपके लिए। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की बात करें तो ओवरऑल तौर पे इसमें एक ओवरव्यू आपको दी गई है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे इसको समझना जरूरी है आपके लिए। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे इसको समझना भी जरूरी है। अब थोड़ा थोड़ा आपको प्रीव्यू दे देते हैं कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2 बड़े बदलाव हुए थे। एक बड़ा डिजास्टर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला था, दूसरा आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा जाता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नया बदलाव होता है। बहुत सारे ऐसे दुश्मन पैदा हो जाते हैं जिनको आप देख नहीं सकते और एक एरा स्टार्ट हुआ जिसे हमने नाम दिया शीत युद्ध, कोल्ड एरा नाम दिया। यानी इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा युद्ध जो ना होते हुए भी है और होते हुए भी नहीं है। सिंपल सी भाषा में समझना है आपको। एक ऐसा युद्ध जो है और नहीं भी लेकिन है। जब आप खुद कंफ्यूज है तो उस अगर पॉलिटिक्स की बात करें या उस एरा की बात करें तो वहां पर दुश्मन को पहचानना भी काफी मुश्किल था। तो सवाल निशान तो बहुत सारे हैं। क्या है सवाल निशान? कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और उसकी वजह से आप देखते हैं कि पूरी दुनिया जो थी वो 2 आपके ध्रुवों में या 2 गुटों में बट गई थी। और देन उसके बाद आपने देखा था एरा आया था 1991 का, जहां आपने देखा था कि सेकंड जो आपकी दुनिया थी जिसे हम दूसरी दुनिया कहते हैं उसका क्या हो गया था? विघटन हो गया था। सोवियत संघ टूट के बिखर गया। फिर एक देश जिसे हम कहते हैं या फिर कहें कि एक गुट जिसका नाम था आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूंजीवादी गुट, पहली दुनिया जिसे हम लोग कहते हैं, उसका वर्चस्व स्टार्ट हुआ। समय के साथ साथ कहा जाता है कि उसका वर्चस्व बढ़ता हुआ जा रहा था। इसी दौर में कहा जाता है कि अमेरिका जिस पोजीशन पे पहुंच चुका था वहां उसे चुनौती देना इम्पॉसिबल था। लेकिन ऐसे कौन कौन से देश हैं जो अमेरिका को आने वाले समय में चुनौती दे सकते थे, उसको रिप्लेस कर सकते थे, उसकी कुर्सी पर बैठ सकते थे। इस पूरी दुनिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा उसकी जितनी भी आपकी बातें हैं, क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ोगे एक टर्म है, एक वर्ड है जिसे कहते हैं दक्षिण एशिया। इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशिया। एशिया के दक्षिण में जाएं तो बहुत सारे देश मिलकर क्या बनाते हैं? दक्षिण एशिया बनाते हैं। और कहा जाता है उस समय उनके हालात कैसे हैं, वहां पर किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, वहां के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तौर पे अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो आम तौर पे दक्षिण एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से रिलेट करके देखा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या होगा? भारत और भारत के पड़ोसी देश, इसके अलावा कुछ और देश एडिशन होते हैं क्योंकि हम बात करें दक्षिण एशिया की। तो इसमें भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस तरह के श्रीलंका, ये सभी देश आपके आते हैं, भारत आते हैं। तो इनकी सिचुएशन कैसी है, वहां पर क्या सभी देशों का जो शासन है ऑलमोस्ट एक जैसा है? क्या उन देशों में डेमोक्रेसी है या उन देशों में नॉन डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट है? इन सब को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर
5 में। चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें हम वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे कि आज की दुनिया और पहले की दुनिया में एक बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसकी वजह से आया? वैश्वीकरण की। कैसे आया? चैप्टर नंबर 9 में जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, सेकंड बुक की तरफ हम जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम जानेंगे कांग्रेस प्रणाली के बारे में। ये कांग्रेस प्रणाली होती क्या है। समय के साथ साथ फिर उसे चुनौतियां मिली। अचानक से देखा जाता है कि कांग्रेस खत्म हो गई, फिर एक टाइम के बाद कांग्रेस दोबारा से आती है, उसे कहते हैं पुनर्स्थापना। यानी बेसिकली आप चैप्टर नंबर 5 में 3 चैप्टर पढ़ेंगे एक साथ। चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जहां आप इमरजेंसी के बारे में जानेंगे, आपातकाल के बारे में। 1975 का वो दौर जहां बहुत सारे नए बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। वो कौन कौन से बदलाव थे, क्या हुआ था उस दौर में, और क्यों कहा जाता है उस टाइम पर लोकतंत्र संकट में था, क्या वाकई में लोकतंत्र संकट में था। इन्हीं सभी सवालों का जवाब इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में आप देखेंगे कि 1980s के बाद यानी 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में बड़ी तेजी से बदलाव है। वो बदलाव क्या थे, वो कौन कौन से मुद्दे थे जो एक टाइम पर भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन अचानक से आते हैं। आज जो भारत के हालात हैं, आज जो आपकी सिचुएशन है, क्या उनका संबंध उस समय के आए हुए बदलाव से है? इन्हीं सभी सवालों को हम किस में डील करेंगे? चैप्टर नंबर 9 में डील करेंगे। तो ये कुछ आपके चैप्टर हैं जो कि आपके कोरिलेटेड है। एक तरफ आप इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देंगे और एक तरफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देंगे। अगर आपको समझना है आपको अपने हालात और विश्व के हालात, तो ये दोनों आपकी किताबें जो हैं ये साथ लेकर चलनी पड़ेगी। और ये चैप्टर आपको रियलाइज कराएंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो इसे नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। पहली बुक के बारे में बात होगी। तो फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर से डील करते हैं। एक्चुअल में ये चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट बुक की जब भी हम बात करेंगे विश्व राजनीति की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो एनसीईआरटी की बुक में जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो चैप्टर नंबर 4 के नाम से आप इसको देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ओके, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर को आपको समझना होगा। यह चैप्टर जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। आप कैसे है?
अगर आप इसके टर्म को समझ जाते हो ये क्या कहना चाहता है चैप्टर, तो आपके लिए चैप्टर काफी आसान है। लेकिन अगर आप ओवरऑल तरीके से इस चैप्टर को देखना चाहते हो, ये एक साथ ही पढ़ लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में यहाँ पर एक वर्ड है आपके लिए सत्ता और दूसरा वर्ड है वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सत्ता के लिए इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पावर। ठीक है, वैकल्पिक केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव सेंटर। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का संबंध आपके छोटे कॉन्टेस्ट में नहीं है, बड़े कॉन्टेस्ट में है। इसका मतलब आप समझ ले कि हम यहाँ विश्व की बात कर रहे हैं, ना कि आपके एक पर्टिकुलर देश की। हम किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की बात कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर देश की। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको समझना है कि इस चैप्टर को समझने से पहले आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, ताकि आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को और इसके बेसिक टर्म को समझ सके। ये कहानी स्टार्ट हो रही है आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था इसकी आपको जानकारी होगी। 1914 टू 1918 प्रथम विश्व युद्ध की डेट है। उसके बाद आप देखते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ जहां ना चाहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसे कहते हैं, कहानी लिख दी गई, जो कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक चली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो आपके युद्ध हो चुके थे जिन्हें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा जाता है कि वर्ल्ड में ऐसे सिनेरियो बन गए कि किसी एक देश के लिए इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट रहने का मतलब हो गया कि आप अपने आप को सुरक्षित कह सको। ये भावना जो थी अब वो खत्म हो गई। अब कहा जाने लगा कि कोई देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है तो उसे अब गुट में रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा? गुट में। तो 1945 के बाद इस डर के माहौल में किसको जन्म दिया? गुटबंदी को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? गुटबंदी को। इस शब्द को जैसे सुनते हैं कुछ चीजें याद आ जाती है। आती है तो उसको थाम के रखिएगा। क्या स्टार्ट हो गया? गुटबंदी स्टार्ट हो गया आपका। इस गुटबंदी के दौर में आप देखते हैं कि जो दुनिया थी, अब यहाँ पे दुनिया शब्द का मतलब है यूरोप से। दुनिया शब्द का मतलब क्या है आपके? यूरोप से। यूरोप दो हिस्सों में बट गया। इस गुटबंदी की वजह से दुनिया अर्थात यूरोप कितने हिस्सों में बट गया? दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ पूंजीवादी दुनिया थी तो दूसरी तरफ साम्यवादी दुनिया थी। अब इस दुनिया को दो पावर कंट्रोल कर रहे थे। पहले पावर का नाम था अमेरिका और दूसरी पावर का नाम था सोवियत संघ। कहा जाता है कि 1945 के बाद इन दोनों शक्तियों ने, इन दोनों पावर्स ने ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि इस पूरे दुनिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो पावर के नाम से अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे पावर शब्द का इस्तेमाल किनके लिए हो रहा? अमेरिका और सोवियत संघ के लिए हो रहा। हिंदी में जिसे क्या कहते हैं? सत्ता, जो ये डिसाइड करे इस दुनिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप दूसरे शब्दों में समझे तो सत्ता का मतलब एक कुर्सी भी होता है। सत्ता का मतलब क्या होता है? एक कुर्सी, एक ऐसी कुर्सी जो ये डिसाइड करती है कि इस दुनिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और अभी फिलहाल अगर दुनिया की कुर्सी की बात करें तो कितनी कुर्सियां हैं? अभी फिलहाल दो कुर्सियां। एक कुर्सी का नाम है पूंजीवादी कुर्सी और दूसरी कुर्सी का नाम है साम्यवादी कुर्सी। साम्यवादी कुर्सी को हम दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी कुर्सी, और इसे पहली कुर्सी के नाम से जाना जाता है। अभी आप कुर्सी कुर्सी आप छोड़े, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप 12th क्लास में आ चुके हैं, तो आप इस कुर्सी को अब पॉलिटिकल टर्म में क्या कहेंगे? सत्ता, पावर, जो अभी फिलहाल दो व्यक्तियों के हाथों में, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अब ये जो
था डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो दो शक्तियों के बीच चल रहा था। कभी सोवियत संघ डिसाइड करता है कि इस दुनिया में क्या होगा, कभी आपका अमेरिका डिसाइड कर रहा था क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन एक दौर आता है 1991 में कि आप देखते हैं कि ये पावर जो है खत्म हो जाती है और सारी पावर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कि दुनिया में एज कंपेयर बाकी देशों से इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो अब ये सत्ता की जो ये कुर्सी थी अब ये किसके हाथ में लग चुकी है, अमेरिका। इसका मतलब ये हो गया कि अब अमेरिका डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि पावर अब सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। पावर क्या हो चुकी है, सेंट्रलाइज्ड। यहाँ आपको ध्यान देना है कि 1945 से लेकर 1991 तक, 1945 से लेकर 1991 तक जो सत्ता थी उसका क्या था, विकेंद्रीकरण था। सत्ता का क्या था, विकेंद्रीकरण। अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण सबका मतलब क्या हो गया कि सत्ता अभी फिलहाल दो व्यक्तियों के हाथों में थी, लेकिन अब 1991 के बाद ये पावर कैसा हो गया, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया और ये किसके हाथों में चला गया है, ये चला गया है अब अमेरिका के हाथों में। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका के हाथों में जब पावर चला गया है तो अमेरिका डिसाइड करेगा इस दुनिया में क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो जब एक व्यक्ति के हाथ में पावर चली जाती है तो हो सकता है कि तानाशाही स्टार्ट हो जाए, मनमानी जिसे हम कहते हैं, क्लियर है। इसके अलावा दुनिया में जो भी बदलाव होंगे उसका एक बड़ा फैक्टर कौन होगा, अमेरिका होगा। अब इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आप ये देखेंगे कि पावर का अब नाम हो चुका है अमेरिका। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका ही पावर में है, क्या कुर्सी यही डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर ऐसा रहा तो इसे चुनौती कौन देगा। तो कहा जाता है कि अमेरिका यदि कमजोर पड़ता है, अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता है तो वो इस सत्ता के वैकल्पिक केंद्र दे सकते हैं, यानी इसके विकल्प दे सकते हैं। तो अमेरिका के विकल्प क्या है, अमेरिका के विकल्प क्या है यहाँ पर। तो याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो हम उन व्यक्तियों की बात करेंगे जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, जो अमेरिका के अल्टरनेटिव है। अमेरिका का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो अमेरिका का दूसरा नाम पहला हो सकता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ कहता है कि मैं अमेरिका को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका का दूसरा नाम है आसियान। अब याद रखिएगा ये दोनों ही क्या है, एक ग्रुप है, गुट है। आसियान भी एक गुट है और यूरोपीय संघ भी क्या है, एक गुट है। अब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पे जो आ रहे हैं या आ रहे हैं, चीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका को विकल्प जो दे सकता है, ध्यान रखिए, वो कौन है, चीन। इसके साथ साथ आप जिस देश में रहते हैं आपको गर्व करने की बात है कि सत्ता के विकल्प के तौर पे भारत भी कह रहा है कि मैं उस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। इसके साथ साथ पीछे एक और देश नहीं है, उस देश का नाम है जापान। क्या नाम है, जापान। यहाँ हम बात कर रहे हैं सत्ता और सत्ता के विकल्प की, सत्ता और सत्ता के विकल्प की। तो सत्ता अभी फिलहाल है अमेरिका के हाथों में, पावर है। और सत्ता के विकल्प के तौर पे कितने विकल्प सामने आ चुके हैं, पहला यूरोपीय संघ, दूसरा है आसियान, तीसरा है चीन, चौथा है भारत और पांचवा कौन है, जापान। इन्हें हम वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूरोपीय संघ अमेरिका का विकल्प बन सकता है, कैसे आसियान, चीन, भारत या जापान अमेरिका के विकल्प बन सकते हैं, यानी अमेरिका की जगह ले सकते हैं। सत्ता के विकल्प के तौर पे इन्हें देखा जाता है। क्यों, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक टाइम पर आने वाले समय में यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, भारत, जापान ये अमेरिका के लिए चुनौती बन सकते हैं। और ऐसा क्या है जिसकी वजह से अब तक अमेरिका
के विकल्प के तौर पे इन्हें देखा जाता है, लेकिन अमेरिका को ये अल्टरनेटिव नहीं कर पाए, मतलब अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर पाए। ऐसी क्या वजह है जिससे यूरोपीय संघ अमेरिका नहीं बन पाया, आसियान अमेरिका नहीं बन पाया, चीन, भारत और जापान अगर हम बात करें तो अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर पाए हैं अभी तक। इतने लंबे समय से सत्ता का दूसरा मतलब अमेरिका ही है। आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब क्लास जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती रहेगी। क्लियर है? तो इसे नोट कर ले कि सत्ता और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब ये, सत्ता का मतलब अमेरिका और विकल्प का मतलब 5 जो आपके सामने है, यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, भारत और जापान। ये कैसे हैं, वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या बच्चे समझ में आया? किसी तरह कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा आप लोग। कोई भी क्वेरी है, किसी तरह का डाउट है कि सत्ता का यहाँ मतलब क्या है, वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है, वो सभी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ आपको समझना है, सिर्फ एक बात जो समझानी है आपको कि सत्ता का अल्टरनेटिव के तौर पे अमेरिका इस समय डिसाइड कर रहा है कि पूरी दुनिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इनकेस मानते हैं कि अमेरिका मनमानी करता है तो उसको कौन कौन रोक सकता है, अमेरिका को रिप्लेस उसकी जगह कौन कौन ले सकते हैं। जो अमेरिका को रिप्लेस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं वैकल्पिक केंद्र। क्या कहते हैं? वैकल्पिक केंद्र। और यहाँ सत्ता का दूसरा नाम क्या है? अमेरिका। इसको याद रखना है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो यूरोपीय संघ है, आसियान है, चीन, भारत और जापान, ये कैसे अमेरिका के सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं। वन बाय वन करके जब आप पढ़ेंगे, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपको यूरोपीय संघ के बारे में जानकारी नहीं है, आपको आसियान के बारे में जानकारी नहीं है, ना चीन, ना भारत, ना आप जापान के बारे में जानते हैं। तभी आप के मन में हजारों सवाल होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अमेरिका एक सुपर पावर देश है जिसके पास काफी अत्याधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है। भारत, चीन की बात करें, जापान की बात करें, ये कैसे अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? तो यहाँ मुकाबला की बात नहीं है, उसकी चुनौती यानी उसकी मनमानी को रोकने की बात है, जिसे हम सत्ता के विकल्प के तौर पे देखते हैं। तो नोट कर लिया आप, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो आपके हैं विश्व राजनीति में चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। नोट कर लो आप।
हाँ जी। कुछ क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट टर्म के बेसिस पर अवेयरनेस पे पूछे जाएंगे। जैसे इस चैप्टर से को रिलेटेड है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति किस दशक में हुई? तो आपका आंसर क्या रहेगा? विश्व की समाप्ति, समाप्ति का मतलब हो गया किस दशक में हुई आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 1990 का दशक। क्या होना चाहिए आपको? 1990 का दशक। ठीक है। इसके अलावा इसी समय सत्ता के विकल्प के केंद्र के रूप में बहुत सारे देश आपके सामने हैं, क्योंकि विश्व राजनीति में 1990 के दशक के बाद कई बड़े बड़े बदलाव हुए थे। 1990 के दशक के बाद क्या हुआ था? कई बड़े बड़े बदलाव हुए थे। उन बदलावों की कहानी को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि कोल्ड वॉर के इन्फ्लुएंस में कुछ देशों ने गुटबंदी बनाई थी। इनमें यूरोप के कुछ देश थे जिन्होंने अपने आप को एक किया था, और उन्होंने किस नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था? यूरोपीय संघ के नाम से। हम इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोपीय संघ बना कैसे है, और यूरोपीय संघ एक अमेरिका के अल्टरनेटिव के तौर पे कैसे हो सकता है। अब इसी समय क्षेत्रीयता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसी समय क्या हो रहा था? क्षेत्रीय बदलाव भी हो रहे थे। क्षेत्रीय बदलाव का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्षेत्रीय स्तर पर कुछ लोग सोच रहे थे कि आने वाले टाइम पर हमारा क्या होगा। ऐसे ही कुछ आपके आपके एशिया के देश थे जिन्होंने मिलकर आसियान संघ का यानी एक ग्रुप का निर्माण किया था। क्लियर है? दूसरी तरफ कहा जाता है कि इसी समय भारत की मदद से और कुछ देशों की मदद से हालात ऐसे बने कि चीन एक समय में गुलाम था। चीन के लगभग 2 सालों के बाद आजाद होता है, और उसने अपने देश में जो आर्थिक तौर पे बदलाव किए, एक बदलाव था ओपन डोर पॉलिसी, जिसे आ, हम लोग कहते हैं खुले द्वार की नीति। ठीक है। इसके तहत चीन में इतनी तेजी से बदलाव हुए जिसकी वजह से कहा जाता है कि आने वाले टाइम पर दुनिया के लिए चीन एक खतरा भी बन सकता है, और अमेरिका को विकल्प के तौर पे अपने आप को बता सकता है। इसके अलावा इसी समय आप देखते हैं कि भारत भी अपने आप को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में काउंट करवाता है। उसकी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से तेजी से बढ़ती है, वो भी एक सवाल था कि क्या वो सत्ता के विकल्प के तौर पे अमेरिका को चुनौती दे सकता है। तो हम ये समझने की कोशिश में इस चैप्टर में कि क्या वाकई में भारत चुनौती दे सकता है। जापान 1945 में, जिसने 2 बम, जिसे लिटिल बॉय फैट मैन के नाम से जाना जाता है, के 2 शहर खत्म हो जाते हैं। जापान एक तरह से घुटनों पे आ जाता है, लेकिन आप देखते हैं बहुत ही कम समय के अंदर वो अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे लेकर आ जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या जापान भी अमेरिका को चुनौती दे सकता है? ये सभी जितने आपके नाम लिए गए, यूरोपीय संघ, आसियान, आपके चीन हो गए, भारत या जापान, ये सभी कुछ ना कुछ आपसे कहते हैं। वो क्या कहते हैं, इसको जानने के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। क्लियर है प्यारे? तो अगली क्लास में हम 1 बाय 1 करके ये यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, भारत और जापान के बारे में डिटेलिंग से बात करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता के विकल्प के केंद्र के तौर पे इन्हें क्यों देखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।